जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का साम्य या फर्म का संतुलन। दोनों एक ही बात है। फर्म का संतुलन पूछा जाए या फर्म का साम्य पूछा जाए, हमें आंसर में यही लिखना है। आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल क्लियर कर लिया है फर्म के संतुलन की शर्तें, उन्हें एक बार हम फिर से रिवाइज कर लें ताकि आगे की जो स्थिति हम समझने वाले हैं वो हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली शर्त ये थी कि फर्म का सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए और एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटना चाहिए। किस प्रकार से काटना चाहिए? जो एमआर वक्र होता है वो हमने कल देख लिया है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक्स अक्ष के समांतर होता है। यदि इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं तो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ये ए आर जो होता है, ए आर बराबर एम आर होता है। ये हम किस में पढ़ चुके हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। ठीक है, अब जो एम आर वक्र है ये वाला, इसको एम सी वक्र नीचे से इस प्रकार से काटे। हम यहाँ से नीचे से ले गए हैं तो इस बिंदु पर काट दिया है, तो नीचे से काटता हुआ होना चाहिए ऊपर की तरफ। ये पहली सिचुएशन है, मतलब पहली शर्त है। इसके बाद दूसरी शर्त है सीमांत लागत औसत लागत के बराबर हो। क्या हो? सीमांत लागत मतलब कि एम सी बराबर होना चाहिए ए सी के, एम सी बराबर होना चाहिए ए सी के। अब यदि हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखें तो हमने क्या देख लिया है? ए आर बराबर एम आर होता है, एम आर होता है। और नीचे से ऊपर पहली शर्त क्या दी हुई है कि एम आर बराबर होना चाहिए किसके? एम सी के। तो इस कंडीशन में यदि हम देखें तो तीनों यहाँ पर बराबर हैं। क्या क्या बराबर है? एम आर बराबर है एम सी बराबर है ए आर के। ठीक है, तो जो एम आर वक्र है वो ही क्या होगा? हमारा ए सी वक्र भी होगा। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इतना समझ में आ गया? अब क्या करना है हमें? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होता है वह कीमत को स्वीकारक होता है। इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ हम एक बार फिर से बना लेते हैं इसी पेज पर। तो आप उस पर भी गौर कर लीजिए ताकि उसको भी हम आसानी से समझ सकें। उसमें हमने क्या समझा था? ये हमारा वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष। इस पर हमने दो ग्राफ बनाए थे, आज हम फिर से वही कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमें समझ में आ जाए। तो ये डिमांड वर्क हो गया यानी कि डी, और ये हो गया हमारा सप्लाई मतलब कि पूर्ति। अब जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है उसमें कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। तो जहाँ पर ये बराबर हो जाती हैं मांग और पूर्ति, वहाँ पर कीमत का निर्धारण होता है। अब मान लीजिए इस बिंदु पर क्या हो गया है? दोनों बराबर हो गई हैं, तो यहाँ पर P क्या हो गया है? कीमत का निर्धारण हो गया है। और ये जो P है वह बाजार कीमत है और ये पूरे उद्योग को प्रदर्शित करता है। उद्योग को मतलब कि जैसा कि हमने टमाटर का उदाहरण लिया था, तो पूरे टमाटर उद्योग की कीमत यही होगी। अब इसी कीमत पर सभी जो विक्रेता हैं उन्हें अपने टमाटर बेचना होगा। इससे कम कीमत पर बेचेंगे तो उन्हें हानि होगी और ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे तो कोई दूसरे ग्राहक उनके पास नहीं जाएंगे। किसके पास जाएंगे? जो बाजार में कीमत चल रही है उस पर बेच रहा है उसके पास जाएंगे। अब क्या करना है हमें? इसमें हमने क्या देख लिया था? दूसरा जो ग्राफ इसके बगल में इस प्रकार से हमने बनाया था कि इसी कीमत को, अब यहाँ पर क्या है? कीमत स्वीकारक है। कीमत स्वीकारक मतलब कि जो बाजार में कीमत चल रही है उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए कीमत क्या होगी? वही होगी। अब कीमत वही होगी तो ए आर मतलब कि एवरेज रेवेन्यू भी वही रहेगा। एवरेज रेवेन्यू वही रहेगा तो फिर एम आर भी वही रहेगा। अब इसी कीमत पर उत्पादक चाहे तो क्यू मात्रा बाजार में बेच सकता है अपने उत्पादन की, या फिर इससे बढ़ाकर Q1 मात्रा बेच सकता है, या इससे और कम कर दे Q2 मात्रा बेच सकता है। तो ये तीन स्थितियां हमने समझी हुई हैं। कुल मिलाकर इसमें समझने का मतलब ये है कि जो बाजार में कीमत निर्धारित हो जाती है उसी कीमत पर वह कितनी भी मात्रा की पूर्ति कर सकता है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझने के बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन हम एक बार फिर से समझते हैं। सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जिस प्रकार से समझा था, क्या समझ लिया था इसमें? सीमांत लागत मतलब कि एम सी बराबर होना चाहिए औसत लागत के। तो औसत लागत मतलब कि ए सी। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए, दूसरी सिचुएशन है या दूसरी शर्त है। अब यदि हम फिर से पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में देखें तो यहाँ पर क्या रहता है? ए आर बराबर रहता है एम आर के। और हमें संतुलन के लिए क्या चाहिए? एम सी बराबर चाहिए एम आर के। अब यहाँ तीनों को यदि हम देखें तो एम आर बराबर है एम सी के और एम सी बराबर होना चाहिए ए सी के,
ये सिचुएशन है। और यदि अब इस प्रकार से देखें तो MR जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में है, MR बराबर है MC के और AR के। तो AR और AC ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यदि हम सॉल्यूशन निकालें तो AR बराबर होगा AC के। तो एक सिचुएशन ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो AC को जब हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में तो AR की जगह पर AC भी होगा। तो ये 3 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है। MR बराबर होना चाहिए MC के और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, और MC बराबर होना चाहिए AC के, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है वह कीमत को स्वीकारती हो। ये 3 कंडीशन में फर्म का संतुलन हम देखते हैं। आइए अब कल की स्थिति हम जरा देख लें। कल की स्थिति में हमने क्या देख लिया था, अधिकतम लाभ, एक ये सिचुएशन समझ ली थी और दूसरा समझ लिया था सामान्य लाभ का। अधिकतम लाभ कब होता है, जब AR अधिक होता है AC से, उस कंडीशन में उत्पादक को लाभ होता है। AR क्या होता है, औसत आगम। औसत आगम मतलब कि जितनी बिक्री हुई है उस बिक्री से उसे कितना पैसा मिला है। अब यदि जो पैसा मिला है वो पैसा अधिक होगा, उसकी जो लागतें हैं, जो प्रोडक्शन करने में, जो उत्पादन करने में लागतें लगी हैं उससे अधिक है तो लाभ की स्थिति में होगा। तो AR ग्रेटर देन जब AC होगा तो लाभ की स्थिति होगी। इसका भी ग्राफ हमने कल की क्लास में समझ लिया। दूसरा ग्राफ हमारा बनाया था हमने सामान्य लाभ का। अब सामान्य लाभ में हमने क्या देखा था, सामान्य लाभ में AR बराबर होगा AC के, मतलब कि जितनी उसकी लागतें आ रही हैं उतना ही उसको रेवेन्यू प्राप्त हो गया है। तो इस कंडीशन में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। इसका ग्राफ भी हमने देख लिया। अब इसमें जो लास्ट स्थिति बची हुई है, लास्ट वाली सिचुएशन जो है, उसमें क्या देखना है, हमें हानि की स्थिति देखनी है। हानि की स्थिति अब कब होगी, अब देखिए उत्पादक को हानि कब होती है, जब उसकी लागतें उसके आगम से अधिक हों। तो लागतें मतलब कि AC ग्रेटर देन होना चाहिए AR से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उत्पादक को हानि होगी। अब ये जो तीनों सिचुएशन है ये हम किस में समझ रहे हैं, अल्पकाल में। ये जो अल्पकाल का जिक्र है ये कल की क्लास में हमने छोड़ दिया था, हमारे दिमाग से निकल गया था कि हम अल्पकाल में पढ़ रहे हैं या दीर्घकाल में। तो पहले के जो 2 ग्राफ हमने बनाकर देख लिए हैं, अधिकतम लाभ की स्थिति में और सामान्य लाभ की स्थिति में, ये किस में पढ़े हैं हमने, अल्पकाल में। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और जो हानि की स्थिति अभी हम देखने वाले हैं ग्राफ के द्वारा, ये भी हम अल्पकाल में ही देख रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका ग्राफ बना लें और समझ लें कि ग्राफ इसका किस प्रकार से व्यवहार यहाँ पर करेगा। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई अक्ष। वाई अक्ष पर हम हमेशा किसको प्रेजेंट करेंगे, जब संतुलन की स्थिति दिखाना है हमें, हम आगम और लागत दोनों को वाई अक्ष पर प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एक्स अक्ष पर हम उत्पादन को प्रेजेंट करेंगे तो बेहतर होगा, और पूर्ति को भी हम लिख सकते हैं कि पूर्ति भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि हम कीमत भी ले रहे हैं तो पूर्ति को भी लिख सकते हैं और उत्पादन को भी लिख सकते हैं। अब चलिए, अब हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, हानि की स्थिति हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमें क्या करना है, संतुलन दिखाना है कि फर्म कौन सी स्थिति में संतुलन में होगी। सबसे पहले बाजार में जो कीमत चल रही है उसको क्या करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में स्वीकार करेंगे, क्योंकि जो फर्में होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत को स्वीकार करती हैं। ये तीसरी कंडीशन हमने समझ ली है। तो ये हमारा AR हो गया, MR भी हो गया और AC भी हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है हमें, अब यदि हानि की स्थिति हमें देखनी है तो इसको फिर यहाँ पर हमें इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि हानि की स्थिति में AC कैसी होंगी, AR के बराबर नहीं होगी, कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। तो यहाँ से इसको काट के हम एक AC वक्र यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा औसत लागत का वक्र हो गया जो ऊपर की ओर प्रेजेंट कर रहा है। अब यदि हम देखें इस जीरो से बाय के इस तरफ हम जाएंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वह बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है मतलब कि यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, और एक्स अक्ष पर हम दाईं तरफ जाएंगे तो फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ती जाती है इस तरफ। यहाँ पर समान है, स्थिर है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। यहाँ पर सभी फर्में क्या करती हैं, कीमत को स्वीकार करती हैं, इसलिए AR MR दोनों हम एक ही लाइन पर प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमें हानि की स्थिति देखना है तो ऐसी सिचुएशन में हम जो औसत लागतें हैं उन्हें अधिक दिखाएंगे।
अब संतुलन स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक MC वक्र भी हमें प्रेजेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। ये प्रेजेंट कर दिया हमने MC वक्र, जो MR वक्र को नीचे से काट रहा है। हम इस तरफ ये नीचे से लेके गए हैं तो यहाँ पर इसने काट दिया है। अब यदि हम संतुलन की स्थिति देखें तो इस T बिंदु पर, जो मैंने इसको अंकित कर दिया है T से, ये जो T बिंदु है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर संतुलन की स्थिति है। अब एक्चुअल में हमें संतुलन की स्थिति जो थी हमने प्रेजेंट कर दी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो उत्पादक है वह हानि कर रहा है, हानि को प्राप्त कर रहा है। उसे हानि क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी लागतें हम अधिक दिखा रहे हैं। अब इसी बिंदु को हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस लाइन को, तो ये AC वक्र पर यहाँ पर टच कर देती है। इस पॉइंट को हम S नाम दे देते हैं और नीचे इसको हमने जैसे Q नाम दे दिया, क्योंकि इसको हम उत्पादन या पूर्ति, तो उसे हम Q से प्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, और ये प्राइज है तो इसको P से प्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, एक कंडीशन में तो यहाँ पर क्या हो गया है, संतुलन की स्थिति हमारी प्रेजेंट हो गई है, हमने दिखा दिया है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि हानि किस प्रकार से हो रही है। हमें हानि दिखाना है कि उत्पादक को हानि भी हो सकती है। पिछली दो जो ग्राफ थे उनमें हमने क्या क्या दिखा दिया है कि सामान्य लाभ भी दिखा दिया है और अधिकतम लाभ भी दिखा दिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर है मार्जिनल कॉस्ट और यहाँ पर है AC कॉस्ट और यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू कम है किससे, एवरेज कॉस्ट से, मतलब कि जो लागतें हैं, औसत लागतें हैं, वो अधिक हैं किससे, औसत आगम से, औसत लाभ से। तो इस कंडीशन में यदि हम ये वाली लाइन देखें, यदि S से SQ तक, तो यहाँ पर 2 पॉइंट हमारे निकल कर आ रहे हैं। तो T जो बिंदु है, इस T बिंदु से TQ, इसको यदि हम लिख के रखें TQ, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है AR को, मतलब कि औसत आगम को। और SQ, इसको प्रेजेंट करें हम SQ, तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है औसत लागत को। अब यहाँ पर यदि हम गौर से देखें तो ये जो एरिया है, ये एरिया किसका अधिक है, औसत लागत का अधिक है। औसत लागत का अधिक है मतलब कि हम AC माइनस करेंगे AR, AC माइनस करेंगे AR, तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आएगा। कौन सा वाला पॉइंट निकल के आएगा, ST वाला। कौन सा, ये ST वाला एरिया निकल के यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ से हम देखें, ये ST और ये PT, ये दो जो पॉइंट हमारे निकल के आए हैं, एक ST और एक PT, इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक प्रकार से आयत बन जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट कर देंगे हम भी। तो इतना एरिया में हम देखें तो उत्पादक की लागतें जो हैं वो अधिक हैं। लागतें अधिक होने के कारण उत्पादक को हानि की स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई देगी। यहाँ पर पूरा आयत क्या निकल के आ जाएगा, पूरा आयत निकल जाएगा हमारा PTSV। ये जो आयत है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, उत्पादक की हानि को। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की स्थिति में कब आएगा ये, ऐसी स्थिति में उत्पादक संतुलन की स्थिति में तब आएगा जब अपने वह अभी हानि हो रही है तो क्या करेगा, वह उत्पादन को कम करेगा। उत्पादन घटाएगा तो उसकी लागतें कम हो जाएंगी। लागतें कम होकर किसके बराबर आ जाएंगी, AC बराबर हो जाएगा AR के। तो फिर किस में हो जाएगा, ये संतुलन की स्थिति में। तो ये तीन जो सिचुएशन थी, ये यहाँ तक इस प्रकार से हमें एक्सप्लेन करना है जब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइएगा। एक क्लास में एक ग्राफ ठीक तरीके से हमें समझ में आ जाता है और आगे हम बढ़ते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले के ग्राफ में हमने क्या समझा और इस ग्राफ में क्या समझा, क्योंकि सभी जो ग्राफ है लगभग MC और AR पर ही टिके हुए हैं। MC और AR को हमने ठीक से समझ लिया तो ये पूरा चैप्टर हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।